नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको सिंपल में बोलते हैं मोल बायो। क्या बोलते हैं? मोल बायो। तो आज का जो लेसन रहेगा हमारा दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो इनहेरिटेंस शो करता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है वो फादर टू या वो पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स किसके थ्रू जाएगा? गैमीट्स के थ्रू। और गैमीट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, और गैमीट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर छुपी होगी? क्रोमोजोम के अंदर। क्रोमोजोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर जीन है, जीन का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसको हमने नाम दिया डीएनए। तो जो डीएनए है वो ही पास ऑन करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो पहली बात, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। जेनेटिक मटेरियल जो है इसके क्या क्या करेक्टर हैं? पहला करेक्टर है शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट होना चाहिए। अब देखो, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल देखो, या तो ये डीएनए हो सकता है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए हो सकता है, या जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए हो सकता है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगर हम बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स का। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। कुछ वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है ना। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इस जेनेटिक मटेरियल को दो कैटेगरी में देखा है हमने, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेजॉरिटी में जो जेनेटिक मटेरियल है आज की डेट में वो कौन सा है? वो है हमारा डीएनए। आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए है वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है यहाँ तक। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला कैरेक्टर है जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट करेगा, यानी कि इस जेनेटिक मटेरियल में होती है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होती है? अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन आपने इस चैप्टर में पढ़ना है कि डीएनए जो है ये कैसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल शुड शो सूटेबल म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल शुड शो सूटेबल म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल जो है ये सूटेबल की जगह मैं लिखूंगा स्टेबल। जेनेटिक मटेरियल जो है ये स्टेबल म्यूटेशन शो करना चाहिए। अब स्टेबल म्यूटेशन मतलब अगर जेनेटिक कोडान में मतलब AUG है, AUG एडेनिन यूरासिल गवानिन, ये स्टार्ट कोडान है। अगर इसमें म्यूटेशन आया, एक न्यूक्लियोटाइड पे भी अगर म्यूटेशन आया, यानी कि एक नाइट्रोजनियस बेस पे भी अगर म्यूटेशन आया, तो इसकी वजह से ओवरऑल सिनेरियो चेंज नहीं होगा, यानी कि ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं स्टेबल म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन आ गया मतलब इससे हेल्दी ऑफस्प्रिंग बनेगा, कोई डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एंड दीज म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल। नेक्स्ट कामा करके, एंड these mutation should be inheritable, ठीक है ना। ये दूसरा कैरेक्टर है इसका।
थर्ड, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल, थर्ड है जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि देखो, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो तो रेप्लिकेट करेगा। अगर इसमें म्यूटेशन आया, ये म्यूटेशन जो है सुटेबल म्यूटेशन होना चाहिए, और ये सुटेबल म्यूटेशन जो है ये इनहेरिटेड होना चाहिए, मतलब फादर से उसकी प्रोजेनीज में जाना चाहिए, मदर से उसकी ऑफस्प्रिंग्स में जाना चाहिए, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ये म्यूटेशन जानी चाहिए, और ये म्यूटेशन जो है ये स्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये जेनेटिक मटेरियल का करैक्टर है। डीएनए ज़्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए पहले ज़माने में जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, लेकिन आरएनए में कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से आरएनए को स्पेसिफिक रोल दिया कि तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। डीएनए ने जो जेनेटिक मटेरियल की गति है वो किसने संभाली? जेनेटिक मटेरियल की गति संभाली ये डीएनए ने। तो डीएनए को मोस्ट स्टेबल बायोमॉलिक्यूल माना जाता है, ठीक है ना। और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जेनेटिक मटेरियल जो है, यानी कि मतलब कि सुनो इधर, मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के केस में वाटसन क्रिक का सेंट्रल डोगमा चलेगा, क्रिक का सेंट्रल डोगमा चलेगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यानी कि अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस। अब प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ये किसके थ्रू की जाती है? ये सेंट्रल डोगमा है। सेंट्रल डोगमा में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आते हैं, यानी कि डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। और ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? ये न्यूक्लियस में होती है। एमआरएनए से प्रोटीन की बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो भाई, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जो है ये कहाँ पे होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन भी, अगर प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में ही होगी। कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में ही होगी। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये 3 कैरेक्टर्स जेनेटिक मटेरियल के आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ये चीज़। अब सुनो इधर, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब सुनिए इधर, न्यूक्लिक एसिड जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। न्यूक्लिक एसिड जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। इसको किसने डिस्कवर किया है? फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया है इन 1869। बेटा आप भी लिखो, इन 1869। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को किसने खोजा है? फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार इसको खोजा 1869 में इन पस सेल, इन पस सेल ऑफ ओल, ठीक है। पस सेल में पहली बार न्यूक्लिक एसिड को खोजा गया है, हाँ, ओल, OWL। उसके बाद ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। इसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया, ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। इसने बताया इस न्यूक्लिक एसिड को नाम क्या दिया? इन्होंने न्यूक्लिन दिया। इन्होंने कहा, और इन्होंने ही कहा कि डीएनए जो है, इन्होंने ही कहा कि डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। क्या है बेटा? डीएनए। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो पहली बात, जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा? न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में कोस्टेला हॉल में। उसके बाद इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हमने नहीं, इससे फ्रेडरिक मिशर साहब ने क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। और ये क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है और इसमें एसिडिक नेचर किसकी वजह से आता है? फास्फोरिक एसिड की वजह से आता है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसने दिया है? लेटर ऑन द न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय, लेटर ऑन द न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय अल्टमान। जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है वो किसने दी है? अल्टमान ने दी थी इन 1889। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया कि डीएनए क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता चला, ठीक है ना। डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको उसमें और ज़्यादा हिस्ट्री आप पढ़ोगे इसकी। ये तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, इसको इरेज करोगे? अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की, किसकी बात करूं? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड बेटा दो तरीके के हैं। एक है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो ये आता है हमारा डीएनए। अगर मैं राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो ये आता है आरएनए। क्या आता है? आरएनए। अब देखो डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शाबाश। डीएनए जो है इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। लेकिन किस किस सेल ऑर्गेनेली में होता है वो आपने याद रखना है। एक आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होगा उसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और होता है ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होगा उसको बोलेंगे हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है ये सर्कुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ये सर्कुलर शेप के होते हैं। और जो न्यूक्लियस में डीएनए होगा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होगा। अभी नहीं आया, अभी आएंगे 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 अभी आएंगे, ठीक है ना। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारा डीएनए। डीएनए किस में है? न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनेलिज में प्रेजेंट है। अब आरएनए जो है अलग अलग तरीके का होता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, सिनेरिक आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। आरएनए की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक रोल है। आरएनए का एक स्पेसिफिक रोल दिया गया है। तो आरएनए जो है इट इज, लिख लो, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में भी कुछ अमाउंट में होता है, न्यूक्लियोलस में भी कुछ अमाउंट में होता है, और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और आरएनए जो है इट्स मेजर रोल इज प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो मेजर रोल है ये रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और डीएनए का मेजर रोल जो है इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल। यही जेनेटिक मटीरियल है, यही करता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फादर टू देयर प्रोजेन या फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये चीज? हो गया? नहीं, विजिबल नहीं है क्या? ऊपर लिखे गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे ये जो डीएनए है, डीएनए की कंपोजिशन क्या है, डीएनए किस किस चीज का बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपोजिशन ऑफ डीएनए।
नेक्स्ट इज दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए, देखो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीऑक्सी, इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट, इसमें एक बेसिक यूनिट होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट, इस बेसिक यूनिट का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या है, ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ, देखो इसमें तीन चीजें आती हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें? तीन चीजें। सबसे पहली चीज आती है इसमें नाइट्रोजीनियस बेस, क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेसिस आते हैं। दूसरा चीज आता है इसमें पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, और थर्ड आता है हमारा H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड। दिस इज फास्फोरिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज फास्फोरिक एसिड। अब सुनिए इधर, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजनस बेस की, अब सुनो पहले, ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ तीन यूनिट है, एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर, तीसरा है फास्फोरिक एसिड। इस फास्फोरिक एसिड की वजह से इसका नेचर एसिडिक होगा। अब देखो ये जो पेंटोस शुगर है, ये जो पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर किसकी होगी? 5 कार्बन की शुगर होगी। कितने कार्बन? 5 कार्बन की शुगर। अब देखो ये 5 कार्बन की शुगर दो है, एक शुगर होगी राइबोस शुगर, एक शुगर क्या होगी? राइबोस शुगर, जो कि ये राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होगी। एक शुगर होगी जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है ये डीएनए में होगी। क्लियर है? मतलब हम शुगर के बेसिस पे भी डीएनए और आरएनए को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है ये चीज। दूसरा, जो नाइट्रोजनियस बेस है, ये नाइट्रोजनियस बेस दो तरीके के होते हैं। एक का नाम है प्यूरीन, दूसरे का नाम है पाइरिमिडीन। शाबाश। एक का नाम है प्यूरीन, दूसरे का नाम है पाइरिमिडीन। इसको दोहराओ, इसको आपने भी दोहराना है साथ साथ। देखो प्यूरीन को मैं आर से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? आर से। और पिरिमिडीन को हमेशा वाई से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? वाई से लिखा जाता है। अगर मैं प्यूरीन की बात करूं, प्यूरीन दो है, एक है एडेनिन, दूसरी है गवानीन। प्यूरीन दो है, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गवानीन। एडेनिन का सिंबल ए, गवानीन का सिंबल जी। जो पाइरिमिडीन है, पाइरिमिडीन तीन है, साइटोसिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमीन एंड यू फॉर यूराइसिल। अब सुनो इधर भाई, ये नाइट्रोजनियस शुगर जो है ये तो डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनियस बेसिस। फर्क इतना है कि जो यूराइसिल है, ये यूराइसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। सुनो सुनो इधर, या मैं ऐसा कह सकता हूं, इन केस ऑफ आरएनए थाइमीन इज एब्सेंट। इन केस ऑफ आरएनए थाइमीन इज एब्सेंट। ये जो थाइमीन है ये किस में पाई जाएगी? ये डीएनए में पाई जाएगी। ठीक है ना? और ये जो थाइमीन है, हम ऐसा कह सकते हैं, इन केस ऑफ डीएनए यूराइसिल इज एब्सेंट, कह सकते हैं ना? तो नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके की, एक आ गई प्यूरीन, दूसरी आ गई पिरिमिडीन या पाइरिमिडीन। प्यूरीन जो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पाइरिमिडीन को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यूरीन में दो चीजें आती हैं, एडेनिन और गवानीन। पाइरिमिडीन में दो तीन चीजें, साइटोसिन, थायमीन और यूराइसिल। यूराइसिल आरएनए में, थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होंगे, है ना? अब यहीं पे पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसे एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायमीन के साथ, एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायमीन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड।
और गवानीन जो है वो हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब हेडिंग लिखो नाइट्रोजन बेस। ये हो गया यहां तक। अब हम इस नाइट्रोजन बेस को पढ़ेंगे। बोर तो नहीं हो गए हैं? मजा आ रहा है मोल बायो में पढ़ने में? वेरी गुड। सबसे पहले लिखो, अब पहला हम पढ़ेंगे इसमें नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस या नाइट्रोजन बेस। देखो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन बेस जो है ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, वीकली बेसिक होते हैं। पहली बात, हेट्रोसाइक्लिक, वीकली बेसिक। हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, वीकली बेसिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। आपने बखूबी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है। नहीं तो सेल बायो में मैंने बताया पिछले साल आपको कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के हैं। एक साइड लिखेंगे हम प्यूरीन और एक साइड लिखेंगे पायरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। प्यूरीन को रिप्रेजेंट करते हैं R से, पायरिमिडीन को रिप्रेजेंट करते हैं Y से। ये याद रखना है। देखो प्यूरीन जो है ये लार्ज साइज का होता है। कैसे होता है? लार्ज साइज का। पिरिमिडीन जो है ये होता है स्मॉल साइज का। ये कैसे होता है? स्मॉल साइज का। ये होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये कैसे होता है? ये होता है बेटा डबल रिंग स्ट्रक्चर। और ये होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब डबल रिंग स्ट्रक्चर यहां पे दो रिंग होंगी, एक होगी पायरिमिडीन रिंग, दूसरी होगी इमिडाजोल रिंग। डबल रिंग स्ट्रक्चर में एक रिंग होगी पायरिमिडीन रिंग, दूसरी होगी इमिडाजोल रिंग। ये दो रिंग होगी, मैं बता के स्ट्रक्चर भी बता के दूंगा। देखो पायरिमिडीन रिंग में ऐसी रिंग को बोलते हैं पायरिमिडीन रिंग। ये जो रिंग है स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज पायरिमिडीन रिंग। और दूसरी होगी इसमें इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग में 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन होंगे। पायरिमिडीन रिंग में 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन होंगे। 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन होंगे, ऐसे याद रखना। यानी कि अगर मैं प्यूरीन की बात करूं, प्यूरीन के केस में ये 9 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 9 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसको कहते हैं कि ये 9 मेंबर्ड रिंग है। मैं बताऊंगा कैसे जब ये इसके साथ जुड़ेगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा ना, इधर ये इसके साथ जुड़े, तो ये 9 मेंबर्ड रिंग है। देखो बता ही देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। एन बनी 9 मेंबर्ड रिंग बनी, है ना। अब देखो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है? ये 9 मेंबर्ड रिंग है। नाइट्रोजन 1 3 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि नाइट्रोजन कहां कहां पे है? इस पायरिमिडीन के केस में नाइट्रोजन कहां कहां पे बोलो? 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे और 9 पोजीशन पे। सुनो अब इधर ये नाइट्रोजन 1 है। अब इसमें जो नंबरिंग है ना, वो हमने ऐसे देनी है नंबरिंग, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इसमें नंबरिंग जो पायरिमिडीन रिंग है, पायरिमिडीन रिंग में नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज देनी है। कैसे देनी है? एंटी क्लॉकवाइज। और इमिडाजोल रिंग जो है इसमें नंबरिंग क्लॉकवाइज देनी है। यानी कि पायरिमिडीन रिंग की जो नंबरिंग आएगी, ये आएगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और इमिडाजोल की जो नंबरिंग आएगी वो आएगी
क्लॉकवाइज। होप आपको समझ आ रहा है, ये आ रहा है समझ? थोड़ी केमिस्ट्री भी चलेगी यहाँ पे, ठीक है? ये समझ आए यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये प्यूरिन दो तरीके के होते हैं। अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन आर ऑफ टू टाइप्स, एक है एडेनिन, गवानीन, एक है एडेनिन गवानीन। एडेनिन को लिखूंगा मैं ए से, गवानीन को लिखूंगा मैं जी से, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं पायरिमिडीन रिंग की, देखो पायरिमिडीन रिंग जो है ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा पायरिमिडीन ही, यानी कि यहां पे पायरिमिडीन रिंग है। तो पायरिमिडीन रिंग को अगर मैं ड्रा करूं इधर ड्रा, इधर करता हूं ड्रा, ये पायरिमिडीन रिंग है। और इस पायरिमिडीन रिंग में जो नाइट्रोजन बेस है वो 1/3 पे है। कहां पे है? 1/3 पे, यानी कि नंबरिंग भी इधर से ही होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगी। और नाइट्रोजन बेस कहां पे है? नाइट्रोजन कहां कहां है? नाइट्रोजन इज एट 1 and 3। देखो ये 1 और 3, और इसकी जो नंबरिंग है वो कैसे होगी? पायरिमिडीन रिंग में हमेशा नंबरिंग जो है वो दी जाती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दी जाती है? एंटी क्लॉकवाइज दी जाती है। और 3 टाइप्स है पायरिमिडीन्स की। देखो पायरिमिडीन्स के 3 टाइप्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, थायमीन, साइटोसिन और यूराइसिल। थायमीन को टी से लिखेंगे, साइटोसिन को सी से लिखेंगे, यूराइसिल को यू से लिखेंगे, यूराइसिल को यू से लिखेंगे, ठीक है? काफी और कंटिन्यू करें पक्का? ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, कल और इंट्रोडक्शन में जाएगा, 3 दिन इसी इंट्रोडक्शन में जाएंगे, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? 3 दिन इंट्रोडक्शन में जाएंगे, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? फिर थैंक यू। क्वेश्चन तो नहीं है कुछ?